Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to start our new topic, that is value addition, which is given in CMA final paper number 19, स्टडी नोट नंबर 15। अभी ये जो मेरा बुक है वो पुराना एडिशन है, इसीलिए 12.5 दिख रहा है, लेकिन अगर आपका न्यू एडिशन होगा तो उधर स्टडी नोट नंबर 15 में वैल्यू एडिशन ये टॉपिक दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इधर मीनिंग जो दिया है ना वो आप लोग रीड करके समझ सकते हो। तो हम लोग डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन के ऊपर। सी फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वैल्यू एडेड, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू द सेल्स, रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू द वैल्यू एडेड। ओके, तो इसमें क्या है ना, हम लोग को वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये रेशियोज फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वैल्यू एडेड कैसे फाइंड आउट करते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। इधर मैंने फॉर्मूलाज लिख के रखा है कि वैल्यू एडिशन कैसे निकालना है हम लोग को। वैल्यू एडिशन यानी कि वैल्यू एडेड। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते वक्त क्या करना है, नेट सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक, मतलब जो भी नेट सेल्स रहेगा वो उसमें जो भी स्टॉक्स का इंक्रीज होता है, वो फिनिश गुड्स का स्टॉक रहने दो या फिर रॉ मटेरियल WIP कुछ भी, उसमें इंक्रीज हुआ तो हम लोग को वो ऐड करना है और डिक्रीज हुआ तो माइनस करना है। उसके बाद माइनस करेंगे ऑल द एक्सपेंसेस एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेड, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते वक्त हम लोग को सेल्स उसमें प्लस करना है, इंक्रीज इन स्टॉक उसमें से जो भी एक्सपेंसेस दिया है वो सारे माइनस कर रहे हैं, एक्सेप्ट इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट हम लोग को इधर कंसिडर नहीं करना है। सो नोट में भी वही लिखा है, फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी विल कंसिडर ऑल द एक्सपेंसेस बट विल नॉट कंसिडर इंटरेस्ट पेड। तो ये जो भी है ना हम लोग सॉल्व करते वक्त आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को यही ध्यान में रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते वक्त हम लोग को इंटरेस्ट नहीं लेना है, कंसिडर नहीं करना है, यानी कि इंटरेस्ट को हम लोग को इग्नोर करना है। उसके बाद वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं, सी नेट सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक माइनस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो ये वैल्यू एडेड करते वक्त थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में तो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट अगर इग्नोर करेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन वैल्यू एडेड करते समय कुछ और भी ज़्यादा ऐसे थिंग्स है जो हम लोग को कंसिडर नहीं करना चाहिए। सी नोट फॉर वैल्यू एडेड वी विल कंसिडर ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस बट वी विल नॉट कंसिडर depreciation, fixed interest, fixed expenses, salary and wages whether it will be direct or indirect, taxes and proposed dividend। यानी कि वैल्यू एडेड अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल्स लेंगे, उसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन स्टॉक। ओके, उसके बाद माइनस करते समय ये ध्यान रखना है कि अगर डेप्रेसिएशन, फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस वो डायरेक्ट रहने दो, इनडायरेक्ट रहने दो, टैक्सेस, प्रपोज डिविडेंड ऐसा कुछ अगर दिखा हम लोग को एक्सपेंस में तो हम लोग को इग्नोर करना है। वी विल नॉट कंसिडर दैट, हम लोग को वो कंसिडर नहीं करना है। सो ये चाहिए तो आप लोग लिख के रखो ताकि बाद में जब लोग आप रिवाइज करोगे ये चैप्टर तो इसका यूज़ हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ वैल्यू एडेड। उसके बाद 2 रेशोज़ बोला है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू एडेड करेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद रेशोज़ फाइंड आउट करेंगे। सी इधर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि वैल्यू एडेड निकालो, तो इसीलिए वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो उसके लिए फॉर्मेट बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पता है सेल्स लेना है, उसमें ऐड करना है स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बोला है क्वेश्चन में। सी नेट सेल्स है हम लोग का 21,000, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 250। ओके, सो नेट सेल्स इज 21,000 प्लस इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 250, तो टोटल आ जाएगा 21,250। ये स्टेप तो बहुत सिंपल है। उसके बाद अभी माइनस करना है सारे एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस माइनस करते वक्त हम लोग को ध्यान देना है क्योंकि हम लोग वैल्यू एडेड कर रहे हैं। सो वैल्यू एडेड करते समय हम लोग क्या क्या नहीं लेते, तो हम लोग क्या नहीं लेते, डेप्रेसिएशन नहीं लेते, फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं लेते, फिक्स्ड जो भी एक्सपेंसेस रहता है वो नहीं लेते, सैलरी एंड वेजेस वेदर वो डायरेक्ट रहने दो इनडायरेक्ट रहने दो, सैलरी एंड वेजेस डायरेक्टली हम लोग को इग्नोर करना है। उसके बाद टैक्सेस रहेगा तो, उसके बाद प्रपोज डिविडेंड ऐसा कुछ रहेगा तो वो सारे आइटम्स हम लोग को नहीं लेना है, उसको देखना भी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग को इग्नोर करना है। ठीक है, ये बातें हम लोग को याद रख के वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है। सो सी
नेट सेल्स हो गया, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया। अभी एक्सपेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है रॉ मटेरियल कंज्यूम 2600। अभी ये तो वो सब कैटेगरीज में नहीं आता, यानी कि डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड इंटरेस्ट या फिर फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सैलरी एंड वेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रपोज डिविडेंड, ऐसा कुछ नहीं है। तो रॉ मटेरियल है ना, तो हम लोग को ऐसे चेक करके सारे आइटम्स लेना है। सो रॉ मटेरियल हम लोग इधर लिख सकते हैं। अभी हम लोग को एक्सपेंसेस माइनस करना है, सो हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट में डालते जाएंगे ताकि माइनस करने का हम लोग को याद आ जाए। सो 2600 हम लोग ने रॉ मटेरियल माइनस में लिखा। उसके बाद पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल आइटम है। सो पैकिंग मटेरियल कंज्यूम में हम लोग लेस करेंगे, सारे एक्सपेंसेस है इसीलिए हम लोग लेस कर रहे हैं। स्पेयर्स एंड स्टोर्स कंज्यूम वो है 560, सो हम लोग इसको भी माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज़ पावर एंड फ्यूल इज़ 4600, सो पावर एंड फ्यूल भी माइनस 4600। उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 200। अभी ये है ना सेमी वेरिएबल रहता है, मतलब वो फिक्स आइटम नहीं है। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज़ 200, ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे क्योंकि वो फिक्स एक्सपेंस नहीं है। सो हो गया। देन नेक्स्ट इज़ इंश्योरेंस, वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे। उसके बाद इधर तक हम लोग ने कंसिडर सारा किया आइटम्स। उसके बाद है ना डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेस, अभी हम लोग को क्लिक होना चाहिए कि हम लोग को सैलरी एंड वेजेस वेदर वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी रहने तो नहीं लेना है, इग्नोर करना है, उसको देखना भी नहीं है। सो डायरेक्ट सैलरी एंड वेजेस हम लोग इग्नोर करेंगे, देखेंगे भी नहीं क्योंकि हम लोग वैल्यू एडेड फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को दिया है डेप्रिसिएशन, हम लोग को पता है डेप्रिसिएशन हम लोग कंसिडर नहीं करते, इग्नोर करते। उसके बाद इंटरेस्ट पेड भी हम लोग को इग्नोर ही करना है। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या दिया है, सैलरी एंड वेजेस, अगेन सैलरी एंड वेजेस आया, वो भी हम लोग को इग्नोर ही करना है क्योंकि कौन सा भी सैलरी एंड वेजेस रहने दो वो हम लोग को इग्नोर ही करना है। देन अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स, अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे हम लोग को अदर दिया है ना, उसके अंडर है वो। सो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्टली, दैट इज़ 250। सो अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 250। देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में अगेन सैलरी एंड वेजेस दिया है, सो वो कंसिडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। देन अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अदर में बोला है 1700, सो अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1700 कंसिडर करेंगे हम लोग। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सैलरी एंड वेजेस अगेन हम लोग इग्नोर ही करेंगे। देन अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सो अदर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ओवरहेड 80, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 80। सो इधर हम लोग का जो भी एक्सपेंसेस है वो पूरा कवर हो चुका है। अभी सिंपली हम लोग को ये प्लस माइनस जो भी है वो करना है और वैल्यू एडेड का अमाउंट फाइंड आउट करना है। सो 21,250 मतलब ये, ओके, माइनस सीधे माइनस माइनस करना है, -2600 -1200 -560 -4600 -200 -120 -250 -1700 -80, तो हम लोग का अमाउंट आ जाएगा 9940। सो वैल्यू एडेड इज़ 9940। सो फर्स्ट आंसर हम लोग का रेडी हो चुका है। अभी हम लोग को है ना ये दोनों रेशो पूछा है, दैट इज़ रेशो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स, रेशो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड। अभी ये रेशोज फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होना चाहिए, तभी हम लोग ये सब निकाल पाएंगे। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि कुछ नहीं करना है, नेट सेल्स लेना है, उसमें ऐड करना है स्टॉक का जो भी इंक्रीज़ होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक इधर इंक्रीज़ हुआ है वो लेना है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करना है एक्सेप्ट इंटरेस्ट, यानी कि अगर इंटरेस्ट पेड या फिर इंटरेस्ट ऐसा कुछ आइटम दिखा तो उसको इग्नोर करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। सो ईजीली हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इधर हम लोग ने फॉर्मेट बनाया कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नेट सेल्स लेंगे और ऐड करेंगे इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वैसे ही सेम। योर सेल्स इज 21,000, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज 250। सो 21,000 प्लस 250 इट इज़ 21,250, ओके। देन हम लोग माइनस करेंगे जो भी एक्सपेंसेस है वो, माइनस करते वक्त सिर्फ इंटरेस्ट अगर ऐसा कुछ आइटम हम लोग को दिखा तो हम लोग को कंसिडर नहीं करना है, इग्नोर करना है, ओके। सो रॉ मटेरियल 2600, रॉ मटेरियल हम लोग इधर माइनस करना है, सो इसीलिए हम लोग ब्रैकेट डाल रहे हैं।
उसके बाद पैकिंग मटेरियल कंज्यूम 1200, सो पैकिंग मटेरियल कंज्यूम 1200 माइनस, देन स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम दैट इज़ 560, सो वो हम लोग 560 माइनस करेंगे। उसके बाद पावर एंड फ्यूल इट इज़ 4600, सो पावर एंड फ्यूल 4600 माइनस करेंगे। देन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 200, then repairs and maintenance that is 200, okay, then insurance is 120, so insurance is 120, then direct wages and salaries 480। अभी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सो वेजेस सैलरी वो सब हम लोग कंसिडर करेंगे, डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट कंसिडर नहीं करना है। सो डायरेक्ट सैलरीज एंड वेजेस 480 ये भी हम लोग कंसिडर करेंगे, सो 480 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन 885, सो डेप्रिसिएशन 885 माइनस हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट है, सी इंटरेस्ट हम लोग को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो भी सैलरी एंड वेजेस एंड अदर एक्सपेंस है वो दोनों भी हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 240 250, सी सैलरी एंड वेजेस 240, अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स 250, दोनों भी कंसिडर किया। वैसे ही बाकी दोनों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में सैलरी एंड वेजेस एंड अदर्स दैट इज़ 120 1700, सो सैलरी एंड वेजेस 120 1700, अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, उसमें सैलरी एंड वेजेस 120, अदर 80, ओके, सो सैलरी एंड वेजेस 120, अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 80, ओके। अभी सिंपली हम लोग को इसका ये जो टोटल है उसमें से सारे आइटम्स माइनस करना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। सो 21,250 माइनस ये सारा आइटम दैट इज़ माइनस 2600 माइनस 1200 माइनस 560 माइनस 4600 माइनस 200 माइनस 120 माइनस 480 माइनस 885 माइनस 240 माइनस 250 माइनस 120 माइनस 1700 माइनस 120 माइनस 80 करेंगे तो 8095 हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। सो 8095 इज़ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इधर हम लोग का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ चुका है। अभी सिंपली हम लोग को उसके रेशियोज फाइंड आउट करना है। इधर हम लोग ने फॉर्मूलाज लिख के रखा है, दैट इज़ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू नेट सेल्स, ये हम लोग को पूछा है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। अभी रेशियो ऐसा अगर पूछा ना तो याद कैसे रखना है, किससे किसको डिवाइड करना है। सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 बोला है, 2 यानी कि डिवाइड रहता है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऊपर जाएगा, 2 सेल्स बोला है, सो 2 मतलब वो नीचे डिवाइड बोला है ना, तो नेट सेल्स नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि रेशियो यानी कि परसेंटेज हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ 8095 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स यानी कि ये जो स्टार्टिंग वाला सेल्स है 21,000, वो ये प्लस करने के बाद नहीं, ओनली सेल्स, नेट सेल्स 21,000। सो इधर हम लोग डिवाइड करेंगे 21,000 से, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऐसे पॉइंट में, ओके। सो हम लोग इधर 5 तक राउंड अप करेंगे। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 38.55% क्योंकि हम लोग ने 100 से मल्टीप्लाई किया है। सो इधर हम लोग का फर्स्ट रेशियो रेडी हो चुका है 38.55%। नेक्स्ट इज़ रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू द वैल्यू एडेड, ओके। तो ये रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट टू वैल्यू एडेड। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड, टू वैल्यू एडेड बोला है, सो डिवाइड बाय वैल्यू एडेड, ओके। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 8095 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड हम लोग का आया है 9940। सो 9940 8095 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 9940। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इधर हम लोग राउंड अप करेंगे या 4 तक राउंड अप करेंगे। सो 81.44 ऐसा हम लोग का आंसर आ जाएगा। सो 81.44% क्योंकि हम लोग 100 ले रहे हैं, सो परसेंट आ जाएगा। सो इधर हम लोग का सेकेंड रेशियो भी रेडी हो चुका है, दैट इज़ 81.44। सो इधर हम लोग का वैल्यू एडिशन का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है।
अभी हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सी दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। सो इधर हम लोग का है ना पूरा थियरी दिया हुआ है, मतलब क्या दिया है। सी द प्रेसिडेंट ऑफ एचटी कंपनी हैज़ जस्ट रिटर्न फ्रॉम द मैनेजमेंट सेमिनार इन विच द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड हैड बीन ट्रम्प्ड. He wanted to know what the calculation would be for HT and ask his financial analyst to find out. मतलब एक HT कंपनी है, उसका जो भी प्रेसिडेंट है वो सेमिनार अटेंड करके आया है और उन लोग को ऐसे लग रहा है कि अभी वैल्यू एडेड, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है ना, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है कंपनी के लिए. सो इसीलिए उन लोग को वो फाइंड आउट करना है. सो इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम लोग को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है. ये तो बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा फॉर्मूला भी है, ईजी है. सो द फाइनेंशियल एनालिसिस नो द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12.5%. यही हम लोग को यूज़फुल है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग को चाहिए फॉर्मूला में. हैविंग द रिसेंटली कैलकुलेटेड इट फ्रॉम द कंपनीज मिक्स्ड ऑफ अ डेट, preferred stock and the common stock, he then reconfigures information from the income statement and the balance sheet into the following matrix, where some expenses line items are instead treated as investment. इन शॉर्ट ये सारे चीज़ों का हम लोग को कुछ नहीं करना है. उन लोग ने क्या प्रोसीजर फॉलो किया, कैसे फाइंड आउट किया, वो सब दिया हुआ है, उससे हम लोग को कुछ भी मतलब नहीं है. सिर्फ हम लोग को यूज़फुल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ 12.5%. ओके. उसके बाद हम लोग को डेटा दिया हुआ है कि रेवेन्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है उन लोग का, दैट इज़ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेल्स डिपार्टमेंट, वो सब डेटा हम लोग को दिया हुआ है. वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है. उसके बाद नेट इनकम बोला है, इसका भी वैसे देखा जाए तो हम लोग के आंसर में कुछ भी इसका यूज़ नहीं है. देन फिक्स असेट, कॉस्ट ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन, कॉस्ट ऑफ ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, टोटल नेट इन्वेस्टमेंट. हाँ, जस्ट टोटल नेट इन्वेस्टमेंट इज़ यूजफुल फॉर अस. देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ HT इज़ 17.8%. ये भी हम लोग को यूज़फुल है, यानी कि सिर्फ 3 ही चीज़ हम लोग को चाहिए था क्वेश्चन में से. तो 3 चीज़ों के लिए हम लोग ने क्वेश्चन जस्ट देखा क्या क्या दिया है. सो यूज़फुल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज़ 12.5%. उसके बाद टोटल नेट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ $36,32,000. देन इधर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज़ 17.8%. ये 3 ही चीज़ हम लोग को यूज़फुल है. यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रेसिडिंग मैट्रिक्स, ओके, उन लोग ने वो फाइंड आउट किया. द कैलकुलेशन इज़ $6,45,000 of a net income divided by $36,32,000 that is of net investment. सो ये उन लोग ने बताया कि ये किधर से हम लोग ने लाया. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, नेट इनकम डिवाइडेड बाय जो भी नेट इन्वेस्टमेंट रहता है वो अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाता है. तो वही उन लोग ने इधर बताया कि वो कैसे फाइंड आउट किया है, उसका हम लोग को कुछ नहीं करना है. ओके, जस्ट रीड करना है और छोड़ना है. फाइनली ही इंक्लूड्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द नेट इन्वेस्टमेंट टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला जैसा ही हम लोग को बोला है कि क्या क्या करना है. सो फाइनली हम लोग को इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फाइंड आउट करना है. तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए फॉर्मूला रहता है सी नेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रिटर्न माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल. बस इतना करोगे तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाएगा. ये है ना, ये जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स के लिए ऐसा कुछ पूछना है इंस्टीट्यूट को, वो पूछ सकता है. सो इसको इग्नोर मत करना, इसको अच्छे से कर लेना. सो इधर हम लोग इकोनॉमिक वैल्यू एडेड फाइंड आउट करेंगे. नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, दैट इज़ 36,32,000. ओके, 36,32,000 ये हम लोग का नेट इन्वेस्टमेंट है. सो डॉलर में दिया है तो हम लोग भी इसको डॉलर में लिखेंगे. मल्टीप्लाइड बाय हम लोग का एक्चुअल रिटर्न का रेट क्या है. सी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअली हम लोग कितना रिसीव करते हैं, 17.8%. सो 17.8% माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, सी इट इज़ 12.5%. सो हम लोग इधर लेंगे माइनस 12.5%, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा. सो इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये माइनस करके लेना चाहिए. ओके, सो 17.8 माइनस 12.5 कितना आया, 5.3. ओके, ये 5.3 है. सो इधर हम लोग लिख के रखते हैं $36,32,000
मल्टीप्लाइड बाई, ये माइनस करने के बाद आंसर आया 5.3%। अभी सिंपली मल्टीप्लाई करना है और हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो 36,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 5.3 और परसेंट प्रेस करना है। सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1,92,496, 1,92,496। इट इज़ डॉलर, क्योंकि ये सारा डॉलर में वैल्यू है ना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा इतना। उसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सो इधर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी फाइनली हम लोग कंक्लूजन चाहिए तो लिख सकते हैं। तो ऐसा कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, दस द कंपनी इज जनरेटिंग अ हेल्दी इकोनॉमिक वैल्यू ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड इन इट। मतलब जो भी इकोनॉमिक वैल्यू एडेड रहता है उससे क्या है ना कि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि अगर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड अच्छा है तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा होता है, अगर वो कम है तो फाइनेंशियल पोजीशन वीक हो सकता है। सो इधर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ वैल्यू एडिशन, ये जो भी पार्ट हम लोग को दिया था स्टडी नोट नंबर 15 में, वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।